दोस्तों हम देख रहे हैं नेक्स्ट वाला चैप्टर आपका उपनिवेशवाद वाला। तो आपको अच्छे तरह से याद होगा कि ये उपनिवेशवाद वाला कौन सा चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो इसमें जो है पूरा का पूरा चैप्टर देख रहे हैं। 2 अंक, 3 अंक और 5 अंकों के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आपका जो है एक चैप्टर करा दिया गया है, ये दूसरा चैप्टर है। इसी तरह से आपके सारे चैप्टर मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। बस कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए। आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम अपनी तरफ से। तो पहला क्वेश्चन, दक्कन के गांव में रैयतों का बगावत कब किया हुआ था, या कब हुई थी, या कब की थी, ये सब जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1875 में दक्कन के गांव में जो है रैयतों ने बगावत की थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, फटाफट देख लीजिए। कार्नवालिस कोड कब बना? तो ये 1793 में बना। उसके बाद में रैयतवाड़ी पद्धति सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी, है ना। इसके बाद में किस गवर्नर जनरल के काल में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ हुआ? तो लॉर्ड रिपीन के काल में, है ना। और ध्यान रखना कि आपके जो है एमसीक्यू वाले सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अगर आपने वो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है ना तो बाद में पछताने वाला काम मत करना, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर्स 1 बाई 1 सॉल्व करवाए हैं। 1 बाई 1 सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो बताए हैं। पांचवा क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? ये आपको बताना है, वो सर्वेक्षक था। और दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया है? तो 1875 में। उसके बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो आपको बताना है, भूमि का स्वामी जो है किसान होता है। उसके बाद में जो है, इसके बाद में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में लागू किया गया। 3 अंकों के प्रश्न जो हैं इसमें देखिए ध्यान से। स्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया? अभी अभी बताया मैंने, बंगाल में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1793 में। ये ध्यान रखना है आपको कि कौन से क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 2 नंबर का आंसर जो है ये है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बंगाल के स्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। जैक 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसका आंसर है। पहला जो विशेषता ये है और दूसरी विशेषता ये है। इसके बाद में है, बुकानन कौन था? ये आपको बताना है, बुकानन कौन था उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में है देखिए जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में सोल्यूशन दिया गया है। डिटेल में सोल्यूशन इसलिए दिया जाता है कि बच्चा जो इंटेलिजेंट होगा वो डिटेल लिखेगा, जो बच्चे थोड़े से नॉर्मल होंगे वो अपने हिसाब से लिखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चंस को उतना ही लिखिए जितनी उसकी आवश्यकता है। पढ़ के याद करो, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उतना ही लिखो। और सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको सिंपल वर्ड में मिलने वाले हैं यहाँ पर, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होने वाली है। आज चौथा क्वेश्चन है, दंगल दंगा सॉरी दक्कन दंगा कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो ये जो है आपका पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और सांथल विद्रोह कब हुआ था? ये आपको बताना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। देखो यहाँ पर रैयतवाड़ी भू राजस्व की विशेषताओं को प्रकाश डाला गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा आंसर जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद में है आपका, स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए? ये आपको बताना है। तो ये निम्नलिखित लाभ है। कोई 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं, 2 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। अगर 2 नंबर का पूछता है, 3 नंबर का पूछेगा तो 3 पॉइंट लिख देने हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरह से करना है। पांचवी रिपोर्ट पर टिप्पणी आपको लिखनी है। पांचवी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और इसके ऊपर जो है आपको टिप्पणी लिखनी है। ध्यान रखना, पांचवी रिपोर्ट क्या थी और इस पे क्या चीज़ थी, ये मैंने आपको बता रखा है। एग्जाम जो आपके सेट्स जारी हुए थे उसमें भी। तो आपका झारखंड बोर्ड का तो भरोसा नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है। स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ, झारखंड बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पढ़ लो। पढ़ के जो है आप अपने आप को अच्छा बना सकते हो। पढ़े बिना तो देखो वही बात हो जाएगी जो आप जानते हो। चलो छोड़ो उसको। नौवां क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के क्या कारण थे? तो इसके कारण बताने हैं, कॉजेज बताने हैं। कोई भी, जैसे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट लिख देना, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिख देना। तो इस तरह से ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। समझ में आया ना? आसानी से आप आंसर्स को लिख सकते हो। इसके बाद में, साथलों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तो कौन सा विद्रोह किया, कैसे विद्रोह किया? तो ये भी आपको बता देना है। अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, क्यों किया बस इतना बता दो कि क्यों किया, ठीक है ना। तो क्यों हुआ, रीजन क्या है वो बताना है बस आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस समझा देना है कि सातवाहनों ने विद्रोह क्यों किया है। आप अपने हिसाब से समझा सकते हैं क्वेश्चन को याद करके। इसके बाद में महालवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। जैक के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से महालवाड़ी बंदोबस्त को आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यह आप पॉज करके वीडियो को देखते जाना सारे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा बचा हुआ ये पार्ट है, केवल उतना ही लिखना है जितना आपको आवश्यकता पड़ती है या फिर आपको याद रह सकता है। याद ज़्यादा मत करिए, जितना याद कर सकते हैं बस उतना ही याद करिए। कि मैं 5 पॉइंट लिख दूंगा, देखिए कितना भी कम लिखिए, लेकिन अगर सारे पॉइंट डाल देते हो ना तो आपको आंसर के पूरे नंबर मिलते हैं। समझ में आया। कोई भी बहुत बड़ा अगर आपको लिखना है तो बड़ा लिखने से अच्छा है कि पॉइंट वाइज लिख दो। जैसे इसमें आपको पॉइंट वाइज भारत के धन निर्गमन का सिद्धांत जो है इसमें बताएगा, धन निष्कासन के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए या भारत के धन निर्गमन का सिद्धांत क्या है ये बताइए। 5 अंकों के प्रश्न है, तो इस तरह से आपको इसको समझाना है। बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको 3 रूप से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हानि क्या है, और स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। सिंपली केवल यही पूछ सकता है। इसके अलावा जो है आपसे पूछ सकता है स्थायी व्यवस्था के गुण और दोष की विवेचना करिए। तो तीनों क्वेश्चन एक ही है, बस इसको आपको एक ही आंसर लिखना है। तो आंसर्स को आप ध्यान से रख ले। स्थायी बंदोबस्त क्या है और स्थायी बंदोबस्त के लाभ क्या है, यहाँ पर जो है मेरिट्स आपको बताने हैं। तो ये मेरिट्स है और डीमेरिट्स में आपको नीचे बता दूंगा। तो यहाँ पर आपका आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। शांति से पूर्वक एक क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर देख लीजिए इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं सोल्यूशन। आप कमेंट में कमी मत करिए, कमेंट हमेशा डालिए कि सर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। डिमांड करिए, डिमांड मोर गेट मोर, बस सिंपल सा फंडा है। जब तक आप मांगेंगे नहीं कुछ मिलेगा नहीं। बिना मांगे वो वाला जमाना गया जो आता था पहले, कहावत थी कबीर की, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो अभी तो भाई मांगोगे नहीं तो भीख भी नहीं मिलेगा। मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पे है भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन करना है। तो देखिए उपनिवेशवाद का वर्णन किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा लिखा हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्क्राइब कर देना है। भले ही पॉइंट लिखे और इसमें 2 लाइनें लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे आंसर के नंबर मिलेंगे आपको, गारंटी मैं दे रहा हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं, सपोज करिए कि आपसे पूछा गया तो इसमें आपने पॉइंट लिख दिया, तो ये पॉइंट लिखने के बाद अगर आप इसकी 2 लाइनें भी ढंग से बताए थे, 2-3 लाइनें, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कृषि की हानि और किसानों की निरंतर। अगला पॉइंट जो है यहाँ पर तीसरा है, ये लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, इस तरह से सारे के सारे पॉइंट्स को आप समझा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के अंत में जोतदारों की स्थिति का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए वर्णन यहाँ पे किया गया है, आराम से समझ लीजिए, बहुत प्यार से जो है समझ सकते हैं। आपको जितना लिखना है उतना ही लिखना है, मैं बता रहा हूँ बार बार में। पॉइंट याद रखिए, पॉइंट में केवल 2 लाइनें लिखिए, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन आपने पॉइंट ही नहीं लिखा, आप चाहे कितनी भी रामायण लिख दीजिए, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझानी होगी एग्जामिनर को, भैया मैंने ये पॉइंट लिखा और इसमें ये चीज़ हुई थी, बस इतना समझाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका चैप्टर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका हम लेंगे 1857 वाला। जो 1857 का विद्रोह वाला था ना, वो वाला जो लेंगे हम क्वेश्चन। ध्यान रखना है आपको, कौन सा क्वेश्चन लेंगे, 1857 वाला। तो 1857 वाला कौन सा था, विद्रोह, राज और 1857 का आंदोलन, ठीक है। तो वो वाला पूरा का पूरा इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लीजिए, इससे पहले एक वीडियो डाल दिया गया है, दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, तीसरा वीडियो और मिलेगा 2 अंकों के साथ, 3 अंकों के साथ और 5 अंकों के साथ में, आंसर विद क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है कि किसी को प्लेलिस्ट नहीं मिलता, किसी को वीडियो नहीं मिलती, तो इसको जरूर देखिए, इसमें हर चीज़ वो है जो आपको इंतजार है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एमसीक्यू का वीडियो मैंने चैप्टर वाइज डाल दिया है, एग्जाम स्कोर 40 के नाम से जो वीडियो है उसको देख लेना, बार बार बता चुका हूँ। चैनल की प्लेलिस्ट ही आपका जो है, कहते हैं ना डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट खोलोगे सब कुछ, सारी दवाइयाँ मिल जाएगी, पैरासीटामोल से लेकर के आपको सारी की सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है, दवाइयों को मतलब सारा सिलेबस जो है निचोड़ के डाला गया है। इस चैनल पे ऐसी व्यवस्था की गई है ना, जो बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है वो बच्चा मेरे को हमेशा शुक्रिया करता है कि सर आपकी वजह से, केवल आपके वीडियो से पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। भले ही मैं किसी और कहीं से पढ़ता तो शायद इतने नंबर नहीं आ पाते जितने आपने मुझे दिला दिए। कुछ बच्चों ने तो 40 में से 40 लिए हैं और कुछ बच्चों का 40 में से 35-30 भी आए हैं, लेकिन वो भी संतुष्ट है क्योंकि उनके नंबर जो है उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे, उन्होंने सोचा था उतने नंबर उन्होंने गेन किए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।